प्रवीण दुबे, साम दाम दंड भेद, यह कहावत आपने कई बार सुनी और उच्चारित भी की होगी। अमल में भी कभी शायद आप लेकर आए हों। तो एमपी का उपचुनाव इन दिनों इस कहावत को जी रहा है। यूं तो हमारे बहुत सुधी दर्शक हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार इसे विस्तारित जरूर करूं। साम यानी सुझाव देना या किसी कार्य को करने के लिए कहना, दाम यानी कार्य के बदले मूल्य चुकाने की पेशकश करना, दंड यानी सजा देकर कार्य करने के लिए मजबूर करना, और भेद यानी संबंधित व्यक्ति के गुप्त रहस्यों का इस्तेमाल करके उसके हितैषियों के साथ उसका बैर करा के अपने कार्य के लिए मजबूर करना। अब आप देखिए, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं आपके आसपास ये लगातार घटता हुआ दिख रहा है क्या? और ये सभी पक्ष कर रहे हैं। कभी कोई आरोपी हो जाता है तो कभी कोई। आज भी ऐसी एक कवायद हुई। मंत्री बिसाहू लाल का पैसे बांटने वाला वीडियो आया, 2 दिन पहले फूल सिंह बरैया का आया था, फिर लैपटॉप खरीदी मसला उठाया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई अमानवीय घटना का विरोध भी समारोह पूर्वक हुआ। और हां, इस सब के बीच जुबानी जंग भी बदस्तूर चलती है। सर्वे भी सार्वजनिक हो रहे हैं कि हमें इतनी सीटें मिल रही हैं और हमारे विरोधी कैसे बुरी तरह से हार रहे हैं। दरअसल जैसे किसी आक्रमण की स्थिति में सेनाएं अलग अलग मोर्चे पर काम करती हैं, कोई फ्रंट में जाता है, कोई रसद जुटाता है, कोई मेडिकल अरेंजमेंट करता है, उसी तरह चुनाव ही पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही अलग अलग मोर्चे की भूमिका मुहैया कराते हैं। इस बार भाजपा 28 विधानसभा सीटों में वीडियो रथ निकालेगी। ये तकनीक का इस्तेमाल तो है ही, साथ ही मजबूरी भी, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के तहत ज्यादा भीड़ भाड़ और रैलियां संभव नहीं है। तो आज बात करेंगे इसी रफ्तार पकड़ती सियासत की, दावों की, आरोपों की, सर्वे की, आत्मविश्वास की और हां, डर्टी ट्रिक्स की भी। करेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। चुनाव है तो सब कुछ चलेगा, यानी तरीका कोई भी हो, बस चुनाव जीतना है। सियासत गरमाने वाला सबसे ताजा मामला खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह का लोगों को पैसे बांटने वाला वीडियो है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत इसकी भी कर दी। बीजेपी की तरफ से सफाई भी आई कि ये उस वक्त का वीडियो है जब बिसाहू लाल चुनाव जीतकर क्षेत्र में गए थे। सो परंपराओं के हिसाब से वो नींग दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वीडियो कब का है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें वो 100 रुपए के नोट की गड्डियां लेकर मतदाताओं को बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रलोभन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की ये जो कुटिल चाल है, ये बेनकाम हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके और आंखों पर पर्दा डालकर इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, ये इसका प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत तत्काल चुनाव आयोग में करने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ ये तो सब लोग आत्मिक स्वागत करते हैं। बच्चियाँ कलश लेके खड़ी रहती हैं तो उनको 100-100, 50 रुपये जो भी होता है उनको अपन देते हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं, कांग्रेस तो लैपटॉप खरीदी में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। यूपी के हाथरस की घटना पर भी कांग्रेस ने मौन धरना दे दिया। उपचुनाव के रण में घेरेबंदी हर तरफ से जारी है। हालांकि जवाब भी उसी अंदाज में बीजेपी का आया है। अब एनसीआर की रिपोर्ट दुनिया जानती है 6 महीने पहले की होती है, और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से उनके कार्यकाल की रिपोर्ट है। उसके बाद कांग्रेस धरना दे रही, अचंभा है। इल्जाम किसी और के सर आए, सिर्फ इतना सोच जब कांग्रेस रखती है तो हंसी आती है। बात केवल असली या फैब्रिकेटेड मुद्दों पर घेराव की नहीं, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध तो मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का खुद के सर्वे के आधार पर दावा कि उपचुनाव में वो बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। हालांकि सर्वे कब और कैसे हुआ ये नहीं बताया। बीजेपी क्या कहती है कांग्रेस के सर्वे पर, सुनिए। और राहुल गांधी जी की एजेंसी ने सर्वे कराया है शायद, और राहुल गांधी जी की एजेंसी सर्वे कराएगी तो क्या होगा? वो जो कह रहे हैं वही होगा, इसलिए वो अपना सर्वे देखें। सियासत में परसेप्शन
चुनाव में हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका अदा करता है। उपचुनाव में विरोधी को चौतरफा घेरने की कोशिश, तरीका चाहे कोई भी हो, मायने नहीं रखता। ये कुछ उसी तरह है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, वैसे ही सियासत में कहते हैं यहाँ जीते तो सब जायज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं करा दूं आपसे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। भूपेन जी, जब वीडियो आया फूल सिंह बरैया का तो आपने ओन नहीं किया कि पता नहीं कब का है, कैसा है। बिसाहू लाल का आया, तुरंत आप लोग पहुंच गए चुनाव आयोग, और जबकि वो कह रहे हैं कि वीडियो पुराना है। निश्चित रूप से पुराना है, फैब्रिकेटेड है, आर्किटेक्टेड है वो, तो उसकी जांच करा ले, फॉरेंसिक्स जांच हो जाएगी उसकी, तो काम सब पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कितनी कुटिलता का काम करते रहते हैं राजनीति में। और जी, तो यह दूसरा जो है, जो दूसरा वीडियो आया है जिसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मटक मटक के कह रहे हैं कि साहब वो तो पुराना है और देवी पूजन है और फलाना है, तो क्या ये जब वो चुनाव जीत के गए थे तब का है? तो चुनाव जीत के गए थे क्या तब वो कोरोना लग गया था क्या? उसमें तो मास्क भी लगाए हुए हों। तो इतना झूठ, ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। वो दूसरे से कहते हैं कि साहब जो है कहानी अपना टेंट नहीं हो रहे ने, दूसरे से कहे फुली हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये जो सांवेर में आपने कंप्लेंट की कि नए वोटर जोड़ रहे हैं, फर्जी वोटर जोड़ रहे हैं, ये कहानी क्या है सब? ये तो पुरानी कहानी भारतीय जनता पार्टी की, हर चुनाव में ये करता है। एक 4-5 अफसरों की इनकी टीम है जो इसी धंधे में लगे रहते थे। अब उसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए, वो पीछे से काम कर रहे हैं। ये अभी आप इनके सारे काम देख लीजिए। जन अभियान परिषद भी यही काम धंधा करती है। ये जो है आजीविका मिशन में वो जो बेलवाल को जिसको फिट किया इन्होंने, फिर से पुनर्नियुक्ति पे लिया, वो यही काम करता है। तो ये सब लोग, इन पे सब पे नज़र है हमारी पार्टी की, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। हम 2 चुनाव में इन्हें देख चुके और समझ चुके हैं कि ये पाखंड क्या करते हैं, किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। हम अभी पकड़ेंगे लोगों को और उनको जो है बुक भी करवाएंगे। ठीक है, बुक करवाएंगे, पकड़ेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं कांग्रेस की तरफ से। हम आशीष जी का रुख कर लेते हैं। कितना फर्जीवाड़ा कांग्रेस की भाषा में आप लोग करवा रहे हैं आशीष जी? अभी आपने सुना ही होगा, भूपेन जी कह रहे हैं आज दिन भर चलता भी रहा, पैसे भी बंटवा रहे हैं, फर्जी नाम भी जुड़वा रहे हैं, जबकि आप तो कहते हो कि भाई बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं सब आपके साथ। देखिए प्रवीण जी, कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जैसी नजर वैसे नजारे। तो कांग्रेसियों ने जो फर्जीवाड़े किए हैं इस देश के आजादी के बाद से अब तक के काल में, अब उनको ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। मैं एक एक विषय पे आता हूं। सबसे पहले बिसाहू लाल जी का वीडियो देखिए, किस तरह का बौद्धिक दिवालियापन कांग्रेसियों में है। उस वीडियो को जरा सा भी हम सरसरी निगाह से देखें तो बिसाहू लाल जी के पीछे कलश लिए बालिकाएं नजर आती हैं। यानी कि ये तय है कि ये वीडियो किसी धार्मिक आयोजन का है, और धार्मिक आयोजन में कन्या पूजन बड़ा स्वाभाविक है। अब चूंकि ये सनातनी नहीं है, ये तो हिंदू को आतंकवादी बताने वाले लोग हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, और मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताने वाले लोग हैं। तो इस तरीके के एक धार्मिक आयोजन को भी ये पैसे बांटने का आरोप लगा सकते हैं। परंतु जनता बड़ी समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आजकल राम और हनुमान सब इनके पास आ गए हैं। 2014 से आए प्रवीण जी, जब वो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और ये तय हुआ कि 400 से 40 का सफर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुआ, हिंदू को आतंकवादी बताने के कारण हुआ, तब से ये चुनावी जो एक आस्थाएं निकलती हैं उसको जनता लगातार रिजेक्ट कर रही है, इस बार भी करेगी। फूल सिंह बरैया जी के विषय पे आऊं तो देखिए, जिसका गुरु मिस्टर बंटाधार हो तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वो तो निश्चित ही लोगों को बांटेंगे, परंतु अब उनको समझ जाना चाहिए कि जनता अब बांटने में नहीं आती है। जनता को बताना होगा कि 15 माह में तुमने वादा खिलाफी क्यों की, भ्रष्टाचार क्यों किया, अत्याचार क्यों किया।
कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी एक विकासवादी चुनाव की एक जो लाइन खींचना चाहती है, उसको बार बार कांग्रेसी अपनी तुष्टीकरण जातिवादी रबर से मिटाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइन छोटी है। परंतु ये जो सर्वे का ये जो दावा कर रहे हैं, ये बेसिकली आंखों में दिनेश जी का रुख कर लेता हूं। पर्याप्त वक्त दिया दोनों को, पर्याप्त वक्त। पहले सवाल में मैं बहुत मौका देता हूं कि अधिकतम बात आ जाए। दिनेश गुप्ता जी, स्वागत आपका, हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश जी। दिनेश जी, ये जो आज का टॉपिक है साम दाम दंड भेद, ये दिखना शुरू हुआ आपको, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, आपको उम्मीद है? आता हूं उपेंद्र जी, बस तुरंत आऊंगा। ये लगातार हम ये देख रहे हैं, जब से हम मार्च के बाद से ही लगातार ये देख रहे हैं कि साम दाम दंड भेद और सब गणित चल रहे हैं। आप ये देखिए, दोनों राजनीतिक दल करते हैं। आप यदि कांग्रेस छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो के लोग भी कांग्रेस पार्टी में गए हैं। ये उसी राजनीति का हिस्सा है जो चुनाव के वक्त आमतौर पर होती है। और आप देखिए, चाहे ये जो वीडियो का, अब ये चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस के नेता जो है बड़े तीखे भाषण दे रहे हैं, तो उनका भी जो है बहुत प्रचार हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वोटर को प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जो है वो सभी के पास है। हर वोटर जानता है, हर गांव में आज की तारीख में जो संचार साधन है सब कुछ है। तो ये इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप लोकल विधानसभा क्षेत्र में अपने साम दाम दंड भेद, जिसको एक्चुअल में राजनीति में कहा जाना चाहिए, चुनावी राजनीति में कहा जाना चाहिए, चाहे कास्ट इक्वेशन हो, पोलिंग स्टेशन का इक्वेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का इक्वेशन हो, जो होना चाहिए, वो जो है सत्ताधारी दल के पास अफसर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। और विपक्ष का काम केवल निगरानी करना, कई बार ऐसा लगता है कि वो निगरानी कर रही है या शिकायतें कर रही है। दरअसल वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही होती है कि कम से कम ऐसी चीजें हों जो उनके चुनाव प्रचार में या उनकी जीत में बाधा बने। तो वही काम अभी हमने देखा है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ठीक बात है। भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं एक बार। भूपेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, एक सवाल मैं ऐड ऑन और कर देता हूं। ये जो महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग जो अभियान चलाने वाला, चूड़ियां भेंट करने वाला, ये क्या है? नहीं, ये तो जो है ये पूरे देश में माहौल है। आप देख रहे हैं क्या कि हाथरस की घटना के बाद कितनी घटना हुई है। जो निर्लज्ज लोगों को शर्म थोड़ी है, पूरे गांव की घेराबंदी कर दी, एक लड़की को जिंदा मरने के बाद जो है बिना माँ बाप को सौंपे उसकी लाश को जला दिया गया। उसके बाद जो है कानपुर देहात में 4 टुकड़े में एक बच्ची की लाश मिली है। वही अपराध, वही गुनाह, वही गैंग रेप। कोई सिंगल रेप नहीं हो रहा इस देश में, ये सारे ऑर्गेनाइज रेप करवाए जा रहे हैं दलित को धमकाने के लिए, दलित को जो है भटकाने के लिए। और ये तुष्टीकरण है। ये अभी बड़ी तुष्टीकरण की बात करते हैं, इनकी बेशर्मी की भी हद होती है। इन्हें मालूम नहीं कि 2 करोड़ लोगों को, उर्दू शिक्षकों को नौकरी देने का वादा करा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तुष्टीकरण नहीं था क्या? और आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? अभी जाते हैं यहाँ मस्जिद में, जो वहाँ पर जो है वो तो पूरी रवायतें पढ़ के सुना रहे हैं मोदी जी। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये कब से जाने लग गए जरा बता दें। वो तो टोपी भी छूना पसंद नहीं करते थे। ये जो ढोंगी लोग हैं, लेकिन होम मिनिस्टर कह रहे हैं जो है, जिस एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप बना रहे हैं मुद्दा, वो कह रहे हैं वो आपके कार्यकाल के वक्त का है। और अक्सर होता है, पुरानी रिपोर्ट ही आती है एनसीआरबी की 1 साल के बाद। ये 6 महीने कह रहे हैं हालांकि होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। हाँ, होम मिनिस्टर जो है 2-5 जो है फुटकर, जो उनको वो 4 लोग उनके जो सुबह नाश्ता करवाते हैं, वो उन्हें फुटकर जो है बता देते हैं 4-5 शेर। उससे ज़्यादा उन्हें कुछ आता नहीं। 1500 पेज की रिपोर्ट है कि ना, आप 1500 पेज की रिपोर्ट पढ़ लें। पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के काले कारनामे उसमें 54% जो है रेप में कमी आई है। अकेला एक पन्ना पढ़ के लिए घूम रहे मटक के। उनसे कहेंगे ये सारे पन्ने पढ़े, उनसे पढ़े उसमें 19% सारे जो है अपराधों में कमी आई है, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पढ़ना पूरा पड़ेगा, वो उसमें अपना दिमाग बाहर निकालना पड़ेगा जो लॉकर में रख के आए, तो उससे सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। सारी रिपोर्ट पढ़ लें और एक पेज पर डिस्कशन कर लें। हम तो तैयार हैं, खुली चुनौती जब चाहें तब कर लें। कर लेते हैं। आशीष जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो उनके फेवर की है,
वो कह रहे कि उनके कार्यकाल के दौरान जो है वो बहुत अमन व अमान बहाल था, और खासतौर पर क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले को लेकर। और भी 2-3 उन्होंने आरोप लगाए, मैं चाहता हूं आप जवाब दें। देखिए, तथ्यों और तर्कों को नजरअंदाज कर भ्रम की राजनीति कांग्रेसियों की एक पुरानी आदत है। वर्तमान की जो एनसीआर भी जिसको ये ले लेके घूम रहे हैं वो इनके कार्यकाल की है, और अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब शायद ये कमलनाथ जी के 15 माह के कार्यकाल का विरोध कर रहे हैं, और शायद वो दिग्विजय सिंह जी के गुट के हों या अजय सिंह जी के गुट के हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के बाद वो एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो कम से कम कांग्रेसी विरोध करने का एक तो लिखी हुई है इस रिपोर्ट में। दूसरी बात, अभी इन्होंने आपकी काली करतूतें लिखी हुई है इस रिपोर्ट में, हमारा कुछ नहीं लिखा है उसमें, हमारा तो अच्छा ही अच्छा लिखा है। किया हाथरस का इन्होंने आपकी काली करतूतें लिखी हुई इस रिपोर्ट में। भेज गए हैं तो फूट डालो राज करो का जो मंत्र है वो नेहरू परिवार को सौंप गए हैं। आप देखिए, रेप पीड़िता को जाति बलात्कार करना फूट डालो राज करो है, बलात्कार तुम करोगे और फूट डालो राज करो हम करेंगे। तो ये कह रहे हैं बलात्कार तुम करोगे और फूट डालो राज करो हम कर रहे हैं। रेप किया जा रहा है, राज करो हम कर रहे हैं, बलात्कार तुम कर रहे हो। चाहते हैं बलात्कारी है तो फिर वो सुकन्या बलात्कार कांड आप भूल गए के समर्थन में। अरे बलात्कार की कहने वालों वो सुकन्या रेप कांड किसने किया था? शर्म आनी चाहिए भूपेंद्र गुप्ता जी। कौन है इस देश को नीचा दिखाने के लिए क्या इस देश में संगठित तरीके से रेप होता है? आप किस तरीके से इस देश को बांटना चाहते हैं? अरे बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ में वहां पर रेप होता है तो प्रियंका गांधी नहीं जानती, राहुल गांधी नहीं जानते, राजस्थान में दलितों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं तो नहीं होता। आप तो लोगों की लाशों पे राजनीति करते हो। और तीसरे विभाग को शामिल करेंगे इस चर्चा में, दिनेश गुप्ता जी को शामिल करूंगा मैं इस चर्चा में, दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिए, दिनेश गुप्ता जी को शामिल करूंगा। दिनेश जी, सर्वे एक आज हमारा पूरा मसला जो है वो दिन भर के घटनाक्रम का होता है अमूमन डिबेट में, तो बहुत सारे जितने मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर ली जाए। सर्वे भी एक दोनों क्लेम कर रहे हैं, सर्वे आया सब सारे जीत रहे हैं, और दूसरा वो भूपेंद्र जी से ही पूछूंगा जब इसके बाद जाऊंगा तो, कि बिल्ला लगाए हुए जो घूम रहे हैं अधिकारी बीजेपी का वो समझ जाएं, कमलनाथ जी से लेकर तमाम नेता बोल रहे हैं इस बात को लेकर। दिनेश जी देखिए, आप प्रवीण जी याद करिए कि लोकसभा चुनाव के समय भी जो है हमने इस तरह के आरोप सुने थे कि वो जिस तरह से कलेक्टर के बारे में कहा गया था कि जो सरकार के पिट्ठू बनकर काम ना करें। ये जो भी विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल होता है उसके नेता अक्सर इस तरह के आरोप प्रशासनिक मशीनरी पर लगाते रहते हैं। आपको याद होगा कि वहाँ जो जब इस तरह के आरोप लगे थे तो कलेक्टर के खिलाफ एक्शन भी हुआ था। विपक्ष पूरे जब सतर्क होगा और चुनाव आयोग को लगातार जो है वो साक्ष्य उपलब्ध कराएगा तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं हमेशा बनती हैं। और आदि आपको अधिकारी जो पोस्टिंग होती है चुनाव के, जो जब भी अधिसूचना जारी होती है उसके पहले हम देखते हैं बहुत ढेर सारे तबादले होते हैं, कुछ तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होते हैं और कुछ चुनाव का उसमें कहीं ना कहीं ये आशंका तो होती है कि ये समर्थन के लिए है, तो वो जो है विपक्ष निश्चित तौर पर उसके लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि अधिकारी प्रचार में वाहन रोकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अब तो हाईटेक चुनाव ज्यादा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको ज्यादा नहीं रखना है, तो जो हाईटेक चुनाव है, रथ निकल रहे हैं, उस तरह के हैं, तो अब उसमें भी ये शंका रहती है कि ऐसा ना हो कि कह दें आप यहाँ से हटाइए जहाँ से क्राउड आपको मिल सकता है, जहाँ पोलिंग स्टेशन पर जो आपका पार्टी का है वो प्रभावित हो सकता है। तो प्रशासनिक मशीनरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पर जब तक हम मनोवैज्ञानिक या जो है चुनाव आयोग की मदद से उसको नहीं समाप्त करेंगे तो विपक्ष के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। और जहां तक सवाल ये सर्वे के दावों का है प्रवीण जी, ठीक है, भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं बहुत संक्षेप में, वक्त क्योंकि हाथ से फिसल रहा है। दोनों मेहमानों से एक ही सवाल लूंगा। भूपेंद्र जी, सर्वे क्या कह रहा है आपका? और ये हमारा सर्वे नहीं कह रहा, ये तो आरएसएस के सर्वे भी जो आप लोग बता रहे हैं वो भी कह रहे हैं। तो ये तो ये बताएं बीजेपी के लोग कि उनका आरएसएस का सर्वे कितना प्रामाणिक होता है। वो तो गुपचुप करते हैं दुकानदारी। तो ऐसी सर्वे जो आ रहे हैं इनको लेकर हम लोग कोई कभी भी जो है बहुत उसको आधारभूत मानकर नहीं चलते हैं। हम तो हमारे काम को आधारभूत मान के चलते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो मित्र हैं आशीष अग्रवाल जी बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, ये कह रहे थे कि ये विकास का मंत्र लेके आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें ये बताना चाहिए कि जो 10 किलो आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चोरी करना विकास है, या कि जो है लाखों करोड़ों आदिवासियों को जो है जानवरों का खाने योग्य चावल खिलाना विकास है। आज भी वो चावल जो है
स्टॉक में रखा हुआ है, आज भी वो चावल डिस्पोजल नहीं हुआ है। 50,000 क्विंटल से ज्यादा चावल जवाब ले लेते हैं, लगभग खत्म होने की कगार पर है। आशीष जी, सर्वे क्या कह रहा है आरएसएस का, और जो सवाल कर रहे हैं भूपेंद्र जी उसका जवाब। देखिए, वैसे असल सर्वे तो अब जनता करेगी, ये सर्वे का समय गया। वैसे अगर परीक्षार्थी स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका को जांचे तो सर्वोत्तम नंबर देगा, तो वैसा ही कांग्रेस प्रयास कर रही है। वैसे कांग्रेस अपनी निश्चित हार की पटकथा लिख रही है कि क्या जाके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कहने वाली है। कांग्रेसी जानते हैं कि उनका सूपड़ा साफ होने वाला है। इन्होंने कहा कि विकास क्या होता है। भूपेंद्र जी, विकास ये होता है कि जो सरकार आपकी थी वो कहती थी कि खजाना खाली है, 4 किलो आटा चोरी 10 किलो के पैकेट में से 40,500 करोड़ रुपए जनता के खाते में पहुंचा देते हैं, और चावल तो सड़ा हुआ आपने खरीदा। आप भ्रष्टाचारी हो, और हमारी केंद्र सरकार की ऑडिट कमेटी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से कमलनाथ चोर है, खराब उन्होंने चावल खरीदा, ये सामने निकल के आया। तो सच्चाई ये है कि आपकी बौखलाहट है, आप समझ चुके हैं कि आपका समय समाप्त हो चुका है, और जनता इस बार जब 3 नवंबर को निकलेगी ये तो कमलनाथ और दिग्विजय की राजनीतिक करियर के सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद छोटा जवाब अवसर देना, समान अवसर के हकदार हैं। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिए दोनों को रोकूंगा। दिनेश जी, ये जो स्टूडियो में डिस्कस होते हैं एजेंडे, आपको लगता है कि ये पब्लिक के भी एजेंडे यही हैं? पत्ता क्यों नहीं मिला, खासतौर पर नेताओं के मुंह से जो आते हैं? क्यों खजाना खाली है, ये आप कहते थे? जो है जो आते हैं वो जनता के बीच से ही आते हैं, और उन्हें मुद्दा बनाने की चावल अभी जो है घर में ले जाओ। लेकिन जो आप देखिए कि जहां भी आप तो देखिए चावल तो कमलनाथ जी ने खरीदे थे, कमलनाथ जी ने चावल खरीदे, और हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने उस पर कार्रवाई की। खाना एक बार तो चावल की बात दिनेश जी का जवाब ले लेते हैं, दिनेश जी का जवाब ले लेते हैं। चावल भी बेच खाओ, आपकी सरकार ने बताया 3 साल पहले खरीदा था। आपका तो धंधा ही चंदे का धंधा है, और भ्रष्ट हो आप। दिनेश जी का जवाब ले लेते हैं, उनकी बात अधूरी रह गई, बहुत कम वक्त बचा है। दिनेश जी का जवाब, दिनेश जी बोलिए। प्रवीण जी, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं वो सरकार के बारे में आम धारणा को या जन धारणा को जो है उभार कर सामने लाते हैं कि सरकार किस तरह की काम कर रही है, जनहितों पर काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसलिए इस तरह के जो मुद्दे हैं अक्सर चुनाव के समय ज्यादा होते हैं, और सरकार जो है उनके जवाब देने में शायद पूरी तरह से सक्षम नहीं होती। ये एजेंडा रहेगा? आपको लगता है कि यही एजेंडे जो यहां चल रहा है वो उन्हीं एजेंडों पर चुनाव हो रहे हैं, या फिर पब्लिक के दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्योंकि इस बार लगता नहीं है कि सब जगह एक जैसा मुद्दा होगा। ग्राउंड में जब जाएंगे तो आपको जिन पर हम स्टूडियो पर चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे वहां है ही नहीं। वहां अलग तरह के मुद्दे जो है काम कर रहे हैं। आप मुरैना से मंदसौर तक जाएंगे ना तो कहीं कहीं आपको बहुत सारे अलग अलग मुद्दे करेंगे। विधानसभा, हर विधानसभा में मुद्दे चेंज हो रहे हैं, हर विधानसभा में जाति चेंज हो रही है, हर विधानसभा में लीडर चेंज हो रहा है। लोग जो है वो कंपेयर भी कर रहे हैं कि 15 महीने की सरकार कैसी थी, बिजली किस रेट पर मिलती थी, अब किस रेट पर कर रहे हैं। तो वो जनता के मुद्दे हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप हम करते हैं शायद ये मुद्दे नहीं है वहां। ठीक बात है, जनता के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। सही कह रहे हैं दिनेश जी, बहुत माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष का वाजिब हक है सत्ता पक्ष का विरोध करना हर तरह का। एक भर बात से मेरी व्यक्तिगत तौर पर असहमति है, वो है चूड़ियां भेंट करना। चूड़ियां भेंट करने के मीनिंग ये है कि आप किसी को महिला साबित करना चाहते हो, और महिला कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं होती कतई। अगर किसी भी मसले पे कैसा भी विरोध करिए, ये चूड़ियां भेंट करने वाला विरोध, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये विरोध चूड़ियां भेंट करने का ठीक नहीं है। खैर जो भी है, हम सलाह ही दे सकते हैं, अमल कब होगा और होता कहां है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।